नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 17 मई 2021 यानी कि आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। दोस्तों 17 मई के साथ साथ दोस्तों आज हम 16 मई 2021 का भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, उतने अधिक करंट अफेयर होते नहीं संडे को। जो कुछ होते हैं हम उसे मंडे को डिस्कस कर लेते हैं, और उसी क्रम में आज हम 17 मई के साथ साथ कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 16 मई के भी। दोस्तों एक बुक इनोग्रेट की गई है, एक बुक का विमोचन किया गया है, और यह बुक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम देखिए आप, फैसिलिटी वेट्स पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका ड्यूरिंग इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि कोविड-19 के दौरान से संबंधित यह बुक है। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह बुक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। स्पेशली यह किनको टारगेट करके बनाई गई है, किस विभाग द्वारा यह बुक को बनाया गया है, और किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी इस बुक को लिए खड़े हुए हैं, और आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि इन्हीं के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस बुक से संबंधित और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि यह तो एक स्मॉल और बेसिक सा फैक्ट है कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, परंतु हमें देखना है इस बुक को किस विभाग द्वारा बनाया गया है, यह बुक किस विषय से संबंधित है, और किस तरीके के मरीजों को यह टारगेट करती है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आज के इस करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू अपडेट। और दोस्तों अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, फैसिलिटी वेट्स पीडियाट्रिक केयरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया दोस्तों, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह बुक है दोस्तों, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस बुक का नाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास कुछ मंत्रालय हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह किसके पास हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री जी का जिक्र आता है, और जब प्रदेश के मुखिया वही हैं तो उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट यह है दोस्तों कि अभी तक यह 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और चौथी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी, 23 मार्च 2020 को। याद रखना है आपको, जैसे ही कमलनाथ गवर्नमेंट गिरी थी और उसके बाद चौथी बार शपथ किसने ली थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शपथ ली गई थी दोस्तों। और यह किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, यह 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के दोस्तों। चलिए अब आप देखते हैं संविधान में क्या प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री के बारे में। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 164 क्लॉज 1 के अंदर मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान है। इसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, 164 क्लॉज 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति जिम्मेदार होगी, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। और 164 क्लॉज 3, यह जो कोष्टक होता है दोस्तों, इसे संवैधानिक भाषा में क्लॉज कहा जाता है, तो इसलिए मैं इसे क्लॉज बोल रहा हूं। इसके आगे आप देखते होंगे कई बार ए या बी लगा दिया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, सब क्लॉज इसे बोला जाता है। तो इसी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, परंतु यहां पर यह नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यह जो 3 है क्लॉज, इसके अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और जो अन्य मंत्री होंगे उन सबको शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। फिर 164 क्लॉज 4 के अंतर्गत आप दोस्तों क्या देखेंगे कि 6 महीने से अधिक तक कोई व्यक्ति मंत्री या जो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। कब नहीं रह सकता, अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था दोस्तों। इसी दौरान आपने देखा होगा कि 2 मंत्री थे जिन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था, तुलसी सिलावट और माननीय गोविंद सिंह जी। इन दोनों को क्यों अपना इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका था और इन्होंने पहले इस्तीफा देकर यह आए थे अपनी विधायकी से। तो इसके कारण 6 महीने से अधिक यह इस पद पर नहीं रह सकते थे, और इसका प्रावधान कौन करता है, 164 क्लॉज 1 इसी का प्रावधान करता है। और इसके बाद आप देखेंगे 164 क्लॉज 5, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, मंत्रियों और उन सबके वेतन भत्ते जो उनको सुविधा है उन सबका विवरण इसके अंतर्गत किया गया है। अब बताता हूं आपको दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो अभी तक दोस्तों मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है दोस्तों, पॉइंट भी नोट है, 3 बार लगा है। काफी ध्यान से सुनिए, प्रथम बार कब लगा था, चलिए आपको शुरुआत कर देता हूं। प्रथम बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रपति शासन था वो लगा था
30 अप्रैल, याद रख लीजिए इसको, 30 अप्रैल 1977, याद रखना है दोस्तों। 30 अप्रैल 1977 को यह लगाया गया था, 30 अप्रैल को लगाया गया था। और यह कब तक चला था? 1977 में ही इसे ख़त्म कर दिया गया था, परंतु 30 अप्रैल से यह शुरू हुआ था। और यह कब तक चला था दोस्तों? तो यहाँ पर आपको देखना है 25 जून ज्यों का त्यों 1977। तो यह आपको याद हो जाएगा प्रथम बार कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक यह रहा था। अब देखते हैं दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? 1980 में। कब लगा था दोस्तों? दूसरी बार लगा था 1980 में, पहली बार लगा था 1977 में और दूसरी बार लगा था 1980 में लगा था राष्ट्रपति शासन। कहाँ पर? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। टोटल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। अब 1980 में कब से कब तक लगा था तो उसको देखते हैं दोस्तों। 18 फरवरी, याद रख लीजिए, 18 फरवरी को लगा था, 1980 में ही लगा था दोस्तों। 18 फरवरी को लगा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 फरवरी 1980 को यह लगा था। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो दूसरी बार लगता है और तीसरी बार देखेंगे इसके बाद में। तो यह 18 जो सेकंड बार हम देख रहे हैं 18 फरवरी 1980 में लगा था दोस्तों। 18 फरवरी 1980 को यह रहा था। और उसके बाद यह जो आपका स्पेशली थर्ड बार जब लगा था दोस्तों, तो यह लगा था 1 साल का। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह कब से कब तक लगा था? तो यह देख लीजिए दोस्तों, 1992 से 1993 तक रहा था। जो तीसरी बार जब लगा था 1992 से 1993 तक यह चला था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, परंतु कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। सेकंड नाम आप देख रहे होंगे राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, सभी को मालूम है। और राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ जल्दी से फटाफट। मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? पीवी दीक्षित थे दोस्तों। और 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल किसे बनाया गया था? सिन्हा जी को बनाया गया था। तो यह भी याद रखना, पीवी दीक्षित प्रथम बार थे और सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? 2 बार मध्य प्रदेश का जो कार्यवाहक राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जवाब आपको देना है। और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन है? वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं? यह गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। और वर्तमान में यूपी और एमपी दोनों की साथ ही साथ क्या है? राज्यपाल है दोस्तों। राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 153 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा है। और इनके पास कुछ मंत्रालय हैं। कौन कौन से मंत्रालय? जैसे सबसे पहला गृह मंत्रालय, दूसरा है विधि मंत्रालय, और तीसरा है जेल मंत्रालय, और चौथा कौन सा है दोस्तों? इनके पास है संसदीय कार्य मंत्रालय। और विधि मंत्रालय के अंतर्गत ही इन्होंने क्या प्रावधान किया था? जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनको 5 करोड़ रुपए तक का क्या मिलेगा? बीमा देने की इनके द्वारा की गई थी। इलाज से संबंधित योजना बनाई गई थी। किसके लिए? जो अधिवक्ता हैं उनके लिए योजना बनाई गई थी दोस्तों। मुख्यमंत्री द्वारा भी एक घोषणा की गई थी, उसको भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ऐसे परिवार जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने परिवार के किसी कमाने वाले या देखभाल करने वाले को खो दिया है, उन्हें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि पत्रकारों को भी दोस्तों अब जो मान्य तथा विधिमान दोनों, जो विधिमान्य है वह भी और जो अमान्य पत्रकार है वह भी, दोनों को क्या मिलेगा? अब उनके पूरे परिवार को कोविड-19 के दौरान अगर कुछ होता है तो उन्हें क्या मिलेगा दोस्तों? उनके लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। और पत्रकारों को दोस्तों अभी कोविड वॉरियर के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक ऐप लॉन्च किया गया था दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 के दौरान ही। उस ऐप का नाम क्या था? मैं हूं डॉक्टर और मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर। तो यह भी आपको याद रखना है, मैं हूं डॉक्टर और मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर। यह ऐप, इस ऐप के द्वारा क्या किया जाता था दोस्तों? इस ऐप के माध्यम से कोई भी डॉक्टर टेलीमेडिसिन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकता है। जो ऐप है दोस्तों उसके माध्यम से वह जुड़ेंगे और इसके द्वारा वह दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में बैठकर, कहीं से भी बैठकर वह लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको मेडिसिन सुझाव कर सकते हैं। और जो डॉक्टर चाहेंगे वह डायरेक्ट जाकर भी सेवा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और एक और योजना शुरू की गई थी, मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर। वह कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2021 को शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो कोरोना वॉलेंटियर है उनको क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों? उन्हें परिचय पत्र भी दिए गए थे। और वर्तमान में उन्हें सरकारी नौकरियों में कुछ प्रावधान करने की भी बात कही गई
गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ कौन थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और 1000 बेड का एकमात्र ऐसा अस्पताल बीना में, सागर जिले के बीना में स्टेब्लिश किया गया है, जहां ऑक्सीजन क्या होगी दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई होगी, किस पर, बेड पर सप्लाई होगी, ओमान की जो रिफाइनरी है बीना रिफाइनरी उसके माध्यम से। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहां पर है दोस्तों, 6000 बेड की व्यवस्था है इंदौर में, और भोपाल में भी एक क्वारंटीन सेंटर शुरू किया जा रहा है जिसकी जो पूरी क्षमता कितनी है, 1000 बेड की इसकी भी क्षमता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां पर देखते हैं फैसिलिटी वेट्स बेस्ट पीरियडिक्स केयर ड्यूरिंग कोविड-19 पुस्तक किस विभाग से संबंधित है। तो यह पुस्तक अभी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब हम देखते हैं यहां पर यह किस विभाग से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आनंद विभाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है यह ड्यूरिंग कोविड-19 फैसिलिटी बुक। तो यह किस विभाग से संबंधित है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, प्रभु राम चौधरी हैं दोस्तों। और यह कहां से चुनकर आते हैं, सांची से यह चुनकर आते हैं। सांची किस जिले के अंतर्गत आता है, सांची आता है दोस्तों रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। सांची में अशोककालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए थे, यह कब के हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के यह अशोक के स्तंभ है दोस्तों। और 1818 में किसके द्वारा इन्हें खोजा गया था, जनरल टेलर द्वारा इन्हें खोजा गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह बुक लॉन्च की गई है। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, विश्वास सारंग हैं। तो देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी बुक से संबंधित की है जो बुक है दोस्तों, यह किस विषय पर आधारित है, फैसिलिटी वेट्स केयर ड्यूरिंग कोविड-19 जो पुस्तक है यह किस विषय पर आधारित है। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा। कौन से विभाग द्वारा यह जो जारी की गई है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा। अब हमें देखना है यह किस विषय पर टारगेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में कोरोना वायरस से संबंधित। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट बुजुर्गों में कोरोना वायरस से संबंधित। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट साफ सफाई से संबंधित। एंड फोर इंपॉर्टेंट इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। यह जो बुक है यह किससे संबंधित है, बच्चों में कोरोना वायरस से संबंधित है दोस्तों। इस बुक में पूरी की पूरी गाइडलाइन दी गई है, विशेषज्ञ द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। सभी को मालूम होना चाहिए जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होंगे, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे बच्चे, और बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह बुक लॉन्च की गई है। इस बुक के माध्यम से क्या होगा, जो माता पिता हैं जो बच्चों को होम क्वारंटाइन रखेंगे उनको किस तरीके से बीमारी से बचाया जा सकता है और बीमारी होने के बाद किस तरीके के ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी इस बुक के अंदर उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सबसे अधिक नाम अभी सुन रहे होंगे आप दोस्तों, ब्लैक फंगस काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम अभी दोस्तों काफ़ी अधिक न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। प्रथम बार भारत में गुजरात में पाया गया था और अब हमारे मध्य प्रदेश के लगातार लगभग हर जिले में इसके केस आना शुरू हो गए हैं। ब्लैक फंगस किससे संबंधित है दोस्तों, ब्लैक फंगस के अंतर्गत होता यह है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोरोना वायरस हो जाता है, कोरोना वायरस ठीक होने के बाद, और अगर वो शुगर के पेशेंट हैं उस दौरान उनको क्या होता है, ब्लैक फंगस नामक एक बीमारी हो जाती है जिसके कारण उनकी आंखें निकालनी पड़ती हैं, और अगर आंखें ना निकाली जाएं तो उनकी डेथ तक भी हो सकती है, उनका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है दोस्तों। तो ब्लैक फंगस को डेडिकेटेड करके भारत का पहला अस्पताल कहां पर शुरू किए गए हैं, मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक है आपका भोपाल और दूसरा कहां है, जबलपुर। तो इन 2 शहरों में 10-10 बेड की व्यवस्था की गई है इसी बीमारी के लिए स्पेशल। और जो डॉक्टर हैं इन आपके अमेरिका के डॉक्टर हैं मनोज जैन जी, उनके द्वारा इस पर काफी विस्तार पूर्वक एक चर्चा भी की गई थी मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य जो शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग द्वारा। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा फैसिलिटी वेट्स केयरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 बुक का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी वेस्ट केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि पुस्तक चिकित्सकों को बच्चों में कोविड-19 के उपचार के लिए मानक दिशा निर्देश प्राप्त करने में सहायता होगी। इस बुक से बच्चों को संक्रमित होने के लक्षणों के आधार पर उपचार संबंधी मानक दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं और यह काफ़ी अधिक क्या होगी, यह काफ़ी अधिक आवश्यक और जो समुचित उपचार के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यह सिद्ध होगी दोस्तों। और यह जो बुक है दोस्तों स्पेशली डॉक्टर्स के लिए भी होगी, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी यह बीमारी नई है। जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं
वह भी किस तरीके से बच्चों को में जो आम बीमारी है और जो कोविड-19 है उनके लक्षणों को अलग कर सकेंगे। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांव-गांव में स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई जनता कर्फ्यू की व्यवस्था। दोस्तों यह अभी सभी को मालूम है, वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, परंतु दोस्तों आपको मालूम हो यह सब चीज़ें जो होती हैं वह जनता के स्व अनुशासन के माध्यम से ही हो सकती हैं। आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे, लॉकडाउन के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाहर बिना मतलब के घूम रहे हैं, परंतु इस चीज़ को जो भापते हुए, इस चीज़ को कमी करते हुए मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां के गांवों ने एक मिसाल पेश की है और अर्थात आप समझ सकते हैं स्वयं के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है स्थानीय जनता द्वारा और कर्फ्यू की व्यवस्था कर दी गई है। तो वैसे कौन से जिला है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश की स्वच्छता राजधानी रहा हमारा प्यारा इंदौर। लगातार 4 बार इसे स्वच्छता सर्वेक्षण का जो अवार्ड है वही से मिलता रहा है और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई की भी यह नगरी रही है दोस्तों। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इंदौर के जो गांव हैं, इंदौर जिले के जो गांव हैं उनके द्वारा स्थानीय गांवों द्वारा बनाई गई है व्यवस्था। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। इंदौर गांव-गांव में स्थानीय कर्फ्यू, ग्रामीणों द्वारा बनाई गई जनता कर्फ्यू की व्यवस्था, मंत्रियों ने पालन किया। मंत्रियों ने गांव में बैरिकेड्स के बाहर से ही ग्रामीणों से चर्चा कर कोरोना के संबंध में ली जानकारी। तो आप समझ सकते हैं इतना सख्त कोरोना कर्फ्यू गांवों द्वारा लगा दिया गया है कि मंत्रियों को भी गाँव में अंदर आने की एंट्री नहीं दी गई है और इसका पालन मंत्रियों द्वारा भी किया जा रहा है। बैरिकेड्स के बाहर से ही जनता से चर्चा की गई है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की जो न्यूज़ होती है दोस्तों वह पर्यावरण से संबंधित होती हैं और आपको मालूम होना चाहिए हर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं वह बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हमें इनको फोकस करना होगा दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आया है, वयोवृद्ध तेंदुआ है जो शेरू जिसका नाम था उसकी मृत्यु हो गई है और यह घटना किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं और आपको अब मालूम होना चाहिए टाइगर स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश में टाइगर्स की जो संख्या है वह लगभग 1500 के ऊपर हो चुकी है और अब टाइगर स्टेट के साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या हो गई है। कितनी संख्या है तो मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो तेंदुओं की संख्या है दोस्तों वह कितनी है? 1321। तो इसको याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों 1321 नहीं, दोबारा से आपको बताना चाहूँगा 3421 3421 संख्या हो गई है दोस्तों किसकी? मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है 3421। 3421 मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है और इसी के साथ हमारा प्यारा मध्य प्रदेश क्या बन गया है? तेंदुआ स्टेट भी बन गया है। और यहीं पर आप एक दुखद खबर देख रहे हैं कि शेरू नामक जो तेंदुआ था उसकी मृत्यु हो गई है। तो यह किस राष्ट्रीय उद्यान की घटना है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 है कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह कहां पर है? यह भोपाल में है। इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था दोस्तों? 1983 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहीं पर बनाया गया है सर्प उद्यान भी यहीं पर है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यहाँ पर गोद लेने की प्रथा शुरू की गई, अर्थात तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जो जीव है उसको गोद ले सकता है, किसी भी टाइगर है किसी भी जानवर को गोद ले सकता है। गोद लेने से यहाँ पर तात्पर्य है आप उसे घर नहीं ले जा सकते। गोद लेने से तात्पर्य इतना है कि उसका जो रहने का खाने का जो भी खर्चा है उसका वहन आप करते हैं। तो यह जो गोद लेने की प्रथा है कि एकमात्र मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार भोपाल, यहीं पर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2008 में की गई थी। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य था, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और मध्य प्रदेश का प्रथम क्या था? टाइगर रिजर्व भी था। बताता हूं अभ्यारण्य कब बना था? 1952 में बना था। यह आपका उद्यान कब बना था? 1955 में बना था। और टाइगर रिजर्व कब बना था? 1974 में मिला था। तीनों के तीनों को आप क्रम से याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। इससे संबंधित बहुत अधिक फैक्ट है, तो चलिए लाइन से पूरे फैक्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फैक्ट, यहाँ से 2 नदियाँ गुजरती हैं। कौन कौन सी 2 नदियाँ गुजरती हैं उनको नोट कर लीजिए आप दोस्तों। बंजर, याद रखिए, एक है बंजर और दूसरी कौन सी है? सुपर्णा। यह 2 नदियां यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सनसेट भी कहा जाता है, बामनी की
दरार, याद रख लीजिए इसको। बामनी की जो दरार है दोस्तों वह सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों कान्हा-केसली राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहाँ पर हवाई पट्टी है और डायरेक्ट हवाई जहाज के माध्यम से जो कौन है, जितने भी पर्यटक हैं वह यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, अब तो कई राष्ट्रीय उद्यान को उसमें जोड़ दिया गया है जहाँ नाइट में सफारी की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो निवास करने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? बेंगा जनजाति है। याद रखना है आपको कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? बेंगा जनजाति निवास करती है। और बेंगा मगलू के नाम पर यहाँ पर एक सड़क भी है। कहाँ पर है? कान्हा-केसली में। लगभग 900 किलोमीटर में यह फैला हुआ है दोस्तों और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश का। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कब बना था? 1968 में यह बना था। और टाइगर रिजर्व में से दोस्तों 1994 में से टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह उमरिया में है और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ इसे कहा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1958 में इसे बनाया गया था। टाइगर रिजर्व यह नहीं है। और यह कहां पर है? यह शिवपुरी में है दोस्तों। शिवपुरी सिंधिया राजघराने की क्या है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अर्थात गर्मियों की राजधानी है। तो इससे इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट थे पूरे बता दिए। चलिए आइए देखते हैं। वयोवृद्ध तेंदुआ शेरू की हुई मृत्यु। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वयोवृद्ध नर शेरू की शुक्रवार को मृत्यु हो गई। तेंदुओं की मृत्यु प्रथम दृष्टया वृद्धावस्था के कारण पाई गई है। और आप देख सकते हैं इसको कहां से लाया गया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसे लाया गया था दोस्तों, 16 वर्ष इसकी उम्र थी और 7 साल पहले इसे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर तबोड़ा से प्राप्त किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट किस शहर में शुरू किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये स्टेप डाउन यूनिट। तो इसे किस शहर में शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर बीना में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल में इसे शुरू किया गया है। और यह प्रदेश का पहला क्या है? स्टेप डाउन यूनिट। स्टेप डाउन यूनिट होता क्या है? तो चलिए आपको समझा देता हूँ। यह एक तरीके का अस्पताल होगा दोस्तों जहाँ पर क्या होता है, कभी कभार आप देखते होंगे काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन वाले कोरोना मरीज होते हैं। मरीजों के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, आपको आज समझा देता हूँ। 3 प्रकार होते हैं, 1, 2, 3। इसमें आप जो फर्स्ट प्रकार देखेंगे दोस्तों यह वाला, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत ऐसे मरीज होते हैं दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, अर्थात जो जिनके बचने के काफ़ी कम चांसेस हैं। तो इनको सबसे अधिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है दोस्तों। बीच के होते हैं जो इनकी कंडीशन तो खराब है परंतु इनको बचाया जा सकता है। और थर्ड ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इनका ट्रीटमेंट दोस्तों या तो घर पर या फिर यह ट्रीटमेंट प्राप्त कर चुके हैं परंतु कुछ और सुधार की आवश्यकता है या थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की इनको आवश्यकता है। तो जो तीसरे प्रकार के जो मरीज हैं वह स्टेप डाउन यूनिट में रहेंगे। स्टेप डाउन यूनिट दोस्तों स्पेशली आपको समझाऊं, जो साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस से तो ठीक हो चुके हैं परंतु जिन्हें बार बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है या फिर उन्हें कुछ नॉर्मल जो मेडिसिन हैं या कुछ ट्रीटमेंट चाहिए लगभग 1 से 1.5 महीने और उन्हें अस्पताल में रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे मरीजों को क्या किया जाएगा? जो कोविड वार्ड है उनसे निकालकर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? स्टेप डाउन यूनिट में भेजा जाएगा। क्योंकि कोविड वार्ड दोस्तों वहां पर सबसे अधिक आवश्यकता किस मरीजों की है? जो कि काफी क्रिटिकल है और जिनकी जान बचाई जाना काफी अधिक आवश्यक है। परंतु क्या होता है, जो ऐसे मरीज जिनको उतनी अधिक अस्पताल की आवश्यकता नहीं है और वह कोविड केयर में रहते हैं, तो जो ऐसे मरीज जिन्हें आवश्यकता है उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेप डाउन की व्यवस्था की गई है। और स्टेप डाउन प्रदेश का पहला भोपाल में शुरू किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग द्वारा शनिवार को अशोका गार्डन शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्टेप डाउन यूनिट का शुभारंभ किया गया है। 10 बिस्तरीय स्टेप डाउन यूनिट की स्थापना स्वास्थ्य विभाग एवं बेहब फाउंडेशन के तत्वाधान में की गई है। और सारंग ने बताया कि स्टेप डाउन यूनिट में शासकीय एवं निजी डेडिकेटेड स्वास्थ्य केंद्र एवं डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में उपचार के बाद सामान्य अवस्था में आए ऐसे मरीजों जिन्हें कमोडिटी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लंबे समय तक अस्पताल में या चिकित्सीय निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है या उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें स्टेप डाउन यूनिट में क्या किया जाएगा? रेफर किया जाएगा। अर्थात जिन्हें लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता उन्हें यहाँ पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, टाटा टोपे मेमोरियल किस शहर में बनाया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। टाटा टोपे 1857 की क्रांति के महान नायक हैं और रानी लक्ष्मीबाई की गुरु भी इन्हें माना जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर, शिवपुरी या फिर भिंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवपुरी। और शिवपुरी में ही इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 1859 में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अप्रैल का वह महीना था जब इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और
सुप्रीम इन्हें फांसी दी गई थी और यहीं पर इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है। एक और मेमोरियल आपको बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और यह ग्वालियर के ही निवासी थे दोस्तों मूलतः, और इनका भी मेमोरियल कहां पर बनाया जा रहा है, ग्वालियर में इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है। देखते हैं शिवपुरी में बनाया जाएगा संग्रहालय। शिवपुरी जिले के क्रांतिकारी वीर तात्या टोपे की समाधि स्थल पर एक मेमोरियल संग्रहालय बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने इसे बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति सहमति दे दी है। संग्रहालय अनुदान योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव और डीपीआर केंद्र के पास भेजा जाएगा। बाद में तात्या टोपे के परिजन और सामाजिक संस्थान से विचार विमर्श कर और इसको शुरुआत कर दी जाएगी। आज का आपका क्वेश्चन है, पत्रकारों को निःशुल्क इलाज की घोषणा किसके द्वारा की गई। सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन है, एमपी में कोरोना मरीजों से बात कर सकेंगे परिजन, कौन सी हेल्प डेस्क लागू की गई है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में 21 लाख मजदूरों को रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी अधिक मेहनत लगती है दोस्तों। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी उस मेहनत की भरपाई कर देता है दोस्तों, और हमें काफ़ी अधिक खुशी मिलती है। हमारा केवल एम है आपको वह सब नॉलेज उपलब्ध कराना जो कि काफ़ी अधिक आवश्यक है आपके एग्जाम के हिसाब से। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो जाती है मेरी, परंतु मैं कंटेंट से कभी भी समझौता नहीं करता दोस्तों। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ जरूर प्राप्त करिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ में इवनिंग में अपलोड कर देता हूं, तो ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।